एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। हम डिस्कस कर रहे हैं DSSB PGT केमिस्ट्री के PYQ क्वेश्चंस को। और इस PYQ की सीरीज़ में हम DSSB ने अभी तक जितने भी PGT के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए हैं 2014 से लेकर 2021 तक, वो मेल शिफ्ट हो चाहे फिर फीमेल शिफ्ट हो, हम सभी शिफ्ट के PYQ क्वेश्चंस को यूनिट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हम 2 यूनिट को कवर कर चुके हैं, एक सॉल्यूशन और सेकंड यूनिट है पॉलीमर। हमने इन दोनों टॉपिक के PYQ क्वेश्चंस को देख लिया है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड यूनिट केमिकल काइनेटिक्स। तो इस सीरीज़ में ये जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स है, इस वाले टॉपिक से जो क्वेश्चंस है आपको 11-12 से लेकर PG लेवल तक के क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अब सारा ही PG लेवल का पढ़ना है आपको। और इस टॉपिक से एक एक शिफ्ट में पेपर भी काफ़ी नंबर्स में आए हुए हैं। आप ये बोल सकते हो कि एक ही टॉपिक से यानी कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से 8 क्वेश्चंस भी आपको एक सिंगल शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर 8 क्वेश्चंस बन रहे हैं, 9 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 7 क्वेश्चंस हैं एक शिफ्ट में, तो वो कोई छोटी बात नहीं है। अच्छे नंबर्स ऑफ क्वेश्चन है एक सिंगल यूनिट से, एक सिंगल चैप्टर से। और ऐसा नहीं है कि अब जो यहाँ पर PG लेवल तक के क्वेश्चन आ रहे हैं तो कि भाई सारे PG लेवल के पूछे जा रहे हैं, नहीं। उनमें से ऐसे क्वेश्चंस भी हैं 11-12 लेवल के, यानी कि अगर मान लो 8 क्वेश्चंस हैं तो उन 8 क्वेश्चंस में से 2 या 3 क्वेश्चन ही, मैक्सिमम 3 या फिर 1 या 2 ही क्वेश्चंस क्या है आपको PG लेवल के मिलेंगे। अदरवाइज़ क्या है, आप आराम से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज ये हमारा पार्ट 1 है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसे पार्ट्स में डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस भी काफ़ी आए हुए हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, ये तो सबसे सिंपल ही क्वेश्चन है और ये 2021 में आया था। इसलिए मैंने बोला है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अच्छे लेवल के ही क्वेश्चन आए हुए हैं, बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं। तो देखो क्या है क्वेश्चन, द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन एनी रिएक्शन इज़। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है किसी भी रिएक्शन के लिए वो कौन सा होता है। तो कौन सा होता है भी, वो स्लोएस्ट स्टेप होता है। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा स्टेप में रिएक्शन हो रही है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं, फिर उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो उसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है, उन रिएक्शंस में से जिस रिएक्शन का जो रेट होता है जिसका सबसे कम होगा, उसी रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हो। तो ये कौन सा होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है। और इस रेट डिटरमाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी 2021 का ही क्वेश्चन है और ये भी इजी ही क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है देखो, यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड है रिएक्टेंट में और ये अल्कोहल दिया हुआ है आपको रिएक्टेंट में। क्या पूछा है कि ये जो रिएक्शन है ये कौन से टाइप का एग्जाम्पल है। ऑप्शंस देखो आपको क्या क्या गिवन है, यूनिमोलिकुलर, बायोमोलिकुलर रिएक्शन, रेडियो एक्टिव डिके या फिर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस कौन सी होती है, जिसमें क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल होता है रिएक्शन में, एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है भाई इन्वॉल्व होता है। और वो कैसे रिएक्ट करता है, बाय द रीअरेंजमेंट इटसेल्फ, यानी कि खुद में ही रीअरेंजमेंट करता है, या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को शो कर सकता है, सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन हो सकता है, यानी कि रीअरेंजमेंट बेसिकली आप ये बोल सकते हो विद इन मॉलिक्यूल होता है। तो वो क्या है, एक तरह से यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है। तो अब ये यूनिमोलिकुलर तो बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको रिएक्टेंट में क्लियरली 2 रिएक्टेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स विजिबल हैं। तो एक है मिथाइल आयोडाइड, दूसरा अल्कोहल दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन बन जाएगी भी, ऑप्शन नंबर बी, बाय मॉलिकुलर रिएक्शन। अब ये जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है ये कौन सी होती है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो देखो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी, ऐसी रिएक्शंस जब एक स्पीशीज़ जो होती है, यानी कि जिसमें एक रिएक्टेंट की स्पीशीज़ क्या होती है, एक्सेस में होती है, या फिर आप बोलते हो कि रिएक्शन में क्या रहती है, वो मेंटेन रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो उसकी कंसंट्रेशन को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो फिर से सुनो, जब क्या होते हैं 2 रिएक्टिंग स्पीशीज़ है, जैसे जैसे देखो फॉर एग्जांपल आप इन्वर्जन ऑफ केन शुगर करते हो, अगर यहाँ पर आप एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हो वो भी कंसीडर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या है एस्टर, इस एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर क्या है, आपको देखो ये 2 रिएक्टिंग स्पीशीज़ दिख रही है यहाँ पर, एक ये और एक ये। तो ये क्या बनना चाहिए, कौन से टाइप की रिएक्शन बननी चाहिए, बायोमोलिकुलर। बट ये बायोमोलिकुलर नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वाटर है ये क्या रहता है, एक्सेस अमाउंट में रहता है। तो इसी वजह से यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन क्या है, हम कांस्टेंट लेके कंसीडर करते हैं। और यहाँ पर क्या है, ये सिर्फ एस्टर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो इसी वजह से इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं फिर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इसी की कंसंट्रेशन को देखेंगे, इसकी कंसंट्रेशन को नहीं देखते हैं।
तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आगे क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे दो रिएक्टिंग डिफरेंट स्पीशीज़ थी, डिफरेंट रिएक्टिंग स्पीशीज़ होने की वजह से यहाँ पर क्या है, बायोमोलिकुलर टाइप की रिएक्शन हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये क्वेश्चन जो मैं अभी पीछे कह रही थी ना स्यूडो ऑर्डर वाला, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, वही दिया हुआ है, ये भी 2021 का ही क्वेश्चन है। ये एक रिएक्शन है कोई भी, उस रिएक्शन के लिए आपको रेट लो दिया हुआ है। तो रेट लो हम ऐसे ही लिखते हैं ना, रेट लो को कैसे लिखते हैं भाई, सिर्फ क्या कंसीडर करते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि किसी भी एक कोई रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, उसके लिए यहाँ पर ये आपको रेट लो दिया हुआ है। आगे क्या बोला है देखो, इफ़ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ पर जो रिएक्टेंट है ए की कंसंट्रेशन इज़ प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस कंसंट्रेशन, अगर इस ए की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा एक्सेस में है एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट, और ये क्या रहती है थ्रू आउट द केमिकल रिएक्शन, क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको ऑर्डर पता करना है कि कौन से टाइप की ऑर्डर बनेगा फॉर दिस रिएक्शन। तो देखो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको क्या गिवन है, V इज इक्वल टू में K, यहाँ पर है कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर अगर हम ऑर्डर देखें तो ऑर्डर क्या आना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए भाई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये रेट लो एक्सप्रेशन है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लो एक्सप्रेशन यहाँ पर जब हम ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पर क्या है, ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर को हम N से डिनोट करते हैं। ऑर्डर क्या होगा भाई, ऑर्डर क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो भी रहती है ना, पावर में रहती है, तो वो क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे 2 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, मतलब तो 2 + 1 3। तो अकॉर्डिंग टू दिस रेट लो एक्सप्रेशन यहाँ पर जो ऑर्डर बन रहा है रिएक्शन का वो क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। बट उसने कंडीशन दे दी है क्वेश्चन में, 3 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि उसने क्या बोला है, एक्सेस में एक ही कंसंट्रेशन है। अगर एक्सेस में एक ही कंसंट्रेशन है इसका मतलब ये कांस्टेंट है, ये तो वेरी नहीं कर रहा। तो किस पे डिपेंड करेगा, ओनली बी पे। तो यहाँ पर बी का ही स्क्वायर आएगा, सिर्फ क्या होगा भी, बी का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो क्या बनेगा, सेकंड। अब यहाँ पर ये ट्रू ऑर्डर तो इसका ये है, जैसे हम स्यूडोफोडिया पढ़ते हैं, बायो में आप पढ़ते हो ना स्यूडोफोडिया अमीबा के लिए, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या है, ये स्यूडो यानी कि फॉल्स, यानी कि अपीयर्स टू, तो ये क्या है, यानी कि दिखतों में ये थर्ड ऑर्डर की रही है, बट है क्या यहाँ पर, ये सेकंड ऑर्डर की है। तो इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भी, ऑप्शन नंबर डी, स्यूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, देखो ये भी इजी क्वेश्चन है। द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2-fold और 3-fold फॉर एवरी डैश राइज टेम्परेचर। यहाँ पर बताया है कि कितने डिग्री टेम्परेचर को राइज करने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो 2 से 3 टाइम्स तक इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये कौन से मतलब कितना टेम्परेचर होना चाहिए, इट इज़ 10 डिग्री सेल्सियस। कितने टेम्परेचर के इंक्रीमेंट से भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 और 3 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से। होता क्या है देखो, यहाँ पर जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो आपको ये तो पता है कि रिएक्शन जो होती है वो फास्ट होने लग जाती है। तो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होगा तो जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, कॉलिजन्स को इंक्रीज़ कर देंगे। कॉलिजन क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, दैट इज़ कॉलिजन। तो क्या है, टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करोगे तो यहाँ पर क्या है, जो नंबर ऑफ़ कॉलिजन्स है वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है 2 से 3 टाइम इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, देखो ये भी इजी क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द क्लासिकल कॉलिजन थ्योरी। यहाँ पर ये बोला है कि जो कॉलिजन थ्योरी होता है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। तो देखो फॉर कॉलिजन थ्योरी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, उसे हम लिखते हैं ऐसे, रेट इज इक्वल टू में P मल्टीप्लाई में यहाँ पर होता है Z। आप लिख सकते हो AB या फिर सिंपली Z भी लिख सकते हो। AB का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे मॉलिक्यूल्स है A और B, तो उनके लिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया AB। और एक्सपोनेंशियल में पावर होती है मतलब एक्सपोनेंशियल पावर होती है किसकी भाई, e⁻⁻ ये होता है। अब यहाँ पर T क्या है, टेम्परेचर है, R क्या है, गैस कॉन्स्टेंट है, EA क्या है, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी है, और जो P है, P क्या है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टीरिक फैक्टर है। तो ये भी आपको याद रखना है, एक बार HTET PGT केमिस्ट्री के पेपर में ये भी पूछा हुआ था, P या फिर Z के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था, एक्सप्रेशन दिया हुआ था और उसमें पूछा था कि ये क्या डिनोट करता है। तो यहाँ पर P क्या होता है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर या फिर आप बोल सकते हो स्टीरिक फैक्टर है, और Z जो होता है ये क्या होता है अभी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होती है। क्या है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आप इसे कैसे मतलब समझ सकते हो कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है 1 सेकंड के अंदर
एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलिजन्स हुए हैं, डैट इज़ कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आपको करेक्ट एक्सप्रेशन ही आइडेंटिफाई करना है। तो देखो यहाँ पर ये इस तरह से नहीं दिए हुए ऑप्शन में ना, आपको ए भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी के लिए ई लिखा है सिर्फ सिंपली। तो देखो कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखो पी जेड, इसमें तो क्या है, ये पी ऐसे एक्सपोनेंशियल के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है, ये इसके लिए है कि भाई इसकी पावर में है। अब देखो यहाँ पर तो जेड स्क्वायर दे दिया, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया है। यहाँ पर क्या है, -1 दे दिया, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए थी, यहाँ पर टेम्परेचर नहीं लिखा है। तो क्या है भाई करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो देखो अभी तक जितने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं ये सब कैसे हैं, बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बोला था कि ऐसा नहीं है कि जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनमें से सारे ही पीजी लेवल के आए हुए हैं, ठीक है। अब ये जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। मैंने थोड़े ठीक ही क्वेश्चन रखे हैं 11th-12th के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, ये भी 2018 का ही क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स सेपरेटेड बाय 10 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज। यहाँ पर बोला है कि जो रेट कॉन्स्टेंट का हम रेशियो लेते हैं ना अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर पे, उसे हम क्या बोलते हैं। तो पहले तो इस स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं क्या है। सपोज स्टार्टिंग में आपका जो टेम्परेचर था, आप जो रिएक्शन को देख रहे थे वो क्या था, टी टेम्परेचर पे, टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो रेट था उसके लिए रेट कांस्टेंट सपोज R1 था। और ऐसे ही यहाँ पर क्या है, फिर 10 डिग्री आपने टेम्परेचर को राइज़ कर दिया, तो जो न्यू टेम्परेचर वो कितना आ गया, T प्लस में 10 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर जो रेट है वो डिफरेंट आएगा, R2 आएगा। तो बेसिकली R1 और R2 का आपको क्या लेना है, रेशियो लेना है। यानी कि डिफरेंट टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है, जो रेट कांस्टेंट होता है, उन दोनों का रेशियो लेना है। उस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं अभी, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। और इसे आप कैसे लिखते हो, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू में होता है, ये इज इक्वल टू में क्या बनेगा, जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है यानी कि हाई टेम्परेचर वाला, यानी कि T+10 वाला ऊपर रहेगा रेट कांस्टेंट, और T डिग्री वाला इनिशियल वाला यानी कि स्टार्टिंग वाला क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो ये क्या होता है यहाँ पर, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो राइट आंसर क्या है अभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। इफ़ द हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन देन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। यहाँ पर आपको क्या बताना है कि अगर किसी भी रिएक्शन के लिए जो हाफ ऑफ रिएक्टेंट होता है, हाफ ऑफ रिएक्टेंट का क्या मतलब है, कोई भी रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो गई है, तो जो हाफ कंप्लीट हुई है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, हाफ टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी उसको, हाफ लाइफ बोलते हैं उसकी। तो हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में आपको यहाँ पर रिलेशन पता होना चाहिए। तो आप क्या है यहाँ पर ऑर्डर पता कर सकते हो कि कौन से टाइप की ऑर्डर, कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ये होता है। तो देखो वैसे तो ये क्या है, डायरेक्ट याद भी होगा आप में से काफ़ी को, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये और भी एग्जाम्स में PYQ क्वेश्चंस में पूछा हुआ है, और वैसे भी नॉर्मली 11th-12th में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो क्या है यहाँ पर, ये एक जनरल एक्सप्रेशन होता है, उसकी हेल्प से भी हम क्या है ये पता कर सकते हैं कि वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो वो क्या है, जो हाफ लाइफ होती है वो किस तरह से वेरी करती है विद द इनिशियल कंसंट्रेशन, वो होता है 1 में कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन, और इसकी पावर क्या होती है, n-1। यहाँ पर n क्या है, आपको ऑर्डर की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस तरह से। तो आप क्या यहाँ पर चेक कर लो, उसने क्या बोला है, इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये टर्म बचनी ही नहीं चाहिए। तो देखो कैसे हो जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर आप 0 पुट करते हो, यहाँ पर अगर आप 0 पुट करते हो फॉर 0 ऑर्डर, क्या करेंगे यहाँ पर n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पर, हाफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, 0-1 क्या होगा, -1 ही होगा। अब किसी की भी पावर अगर नेगेटिव है और वो डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाके वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि फॉर 0 ऑर्डर जो हाफ लाइफ है वो क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। तो ये तो आएगा नहीं, उसने तो इंडिपेंडेंट बोला है, मतलब कि जो डिपेंड ही नहीं करती है। तो यहाँ पर क्या है, फिर हम नेक्स्ट पुट करके देखेंगे, नेक्स्ट ऑर्डर के लिए चेक करेंगे 1 के लिए। तो यहाँ पर जब आप 1 पुट करोगे तो 1-1 क्या होगा, 0। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या आ गई, 0। किसी की भी पावर जब 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है, 1। तो यहाँ पर क्या आ गया, टी हाफ 1 के इक्वल आ गया, मतलब ये प्रपोर्शन के साइन के क्या है, 1 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर तो इनिशियल कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन ही नहीं बचा है, टर्म ही नहीं बची है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है अभी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन भी 2018 का ही क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है देखो, द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 40 डिग्री सेल्सियस इज एग्जैक्टली ट्वाइस ऑफ डैट एट 30 डिग्री सेल्सियस। क्या बताया गया है, यहाँ पर 2 टेम्परेचर दिए हुए हैं, और इन दोनों टेम्परेचर के लिए क्या बताया गया है कि जो भी 30 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट आएगा ना,
उस रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। अगर कब होती है, जब टेम्परेचर क्या होता है 40 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज़ अप्रोक्सीमेटली, तो आपको क्या है एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ये यहाँ पर ऑप्शंस है और यूनिट भी बताई गई है। क्या बताई गई है, किलो कैलोरी पर मोल में आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है एनर्जी को। तो देखो यहाँ पर एनर्जी और रेट कांस्टेंट का जो रिलेशन होता है वो कौन से एक्सप्रेशन में आता है, वो आता है अरेनियस इक्वेशन में। तो अरेनियस इक्वेशन का ही यूज़ करके हम यहाँ पर क्या है भाई एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। और जो यहाँ पर इक्वेशन यूज़ करनी है, जो एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे वो भी क्या है, टू डिफरेंट टेम्परेचर वाला, जो दो डिफरेंट टेम्परेचर के लिए एक्सप्रेशन होता है ना, वहाँ से क्वेश्चन करेंगे। तो क्या होगा, देखो जो एक्सप्रेशन होता है, जो फॉर्मूला है वो क्या है, log K2 अपॉन में K1 इज इक्वल टू में E क्या है भी एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 R क्या है भी गैस कांस्टेंट 1 अपॉन में, यहाँ पर आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2, फिर सॉल्व कर लो, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो T1 मल्टीप्लाई में T2, मतलब कि एल्शियम ले लिया तो यहाँ पर आप इससे डिवाइड करोगे तो T1 तो आएगा नहीं, क्या आएगा ओनली T2। सेम ऐसे यहाँ पर T2 है तो यहाँ पर क्या आएगा T1। तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो यहाँ पर मैं ये वाला एक्सप्रेशन लिख देती हूँ T2 माइनस T1। इस फॉर्मूले का यहाँ पर आपको क्या करना है, यूज़ करना है और अपनी एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अब देखो डाटा क्या क्या गिवन है आपको, क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिए हुए हैं दो, कौन सा, एक टेम्परेचर है T1 30 डिग्री सेल्सियस, कितना है अभी 30 डिग्री सेल्सियस। इसको कैल्विन में कैसे चेंज करेंगे, 30 प्लस में 273 कैल्विन, 273 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर ये किस में चेंज हो जाएगा अभी कैल्विन में, तो ये आ गया 303 कैल्विन। सेम ऐसी ही T2 कितना गिवन है भाई 40 डिग्री सेल्सियस, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 40 प्लस में 273 और ये आ गया 313 कैल्विन। ये बन गया यहाँ पर T1 और T2। अब क्या करना है, देखो जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है दोनों टेम्परेचर पे क्या बोला डबल हो जाएगी, यानी कि एक टेम्परेचर से जब आपने दूसरे टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया तो क्या हो रहा है, रेट कांस्टेंट डबल हो रहा है। तो यहाँ पर आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि फर्स्ट रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, सेकेंड रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो K2 है। ये हमने ऐसे डिनोट कर दिया। अब अगर सपोज़ फर्स्ट रिएक्शन के लिए यानी कि T1 टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट है वो अगर K है, क्या है K है, तो K2 पे के मतलब K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, रेट कांस्टेंट डबल हो रहा है 30 डिग्री वाले से, तो 30 डिग्री पे कितना है K1, तो यहाँ पर इसका डबल हो गया 2K1, और इस K1 की वैल्यू कितनी है K, तो यहाँ पर क्या है 2K, तो यानी कि K2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपके पास 2K आ गई। तो यहाँ पर ये वाला डाटा आपको क्या करना है, पुट करना है इसमें और EA की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर देखो log K2 के प्लेस पे क्या आ जाएगा 2K अपॉन में K1 के प्लेस पे K इज इक्वल टू में EA अपॉन में 2.303 इंटू में R क्या है गैस कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हमने लिया 8.314, यहाँ पर ब्रैकेट T1 T2 कितना आ जाएगा ये दोनों वैल्यू, तो 313 मल्टीप्लाई में 303, और यहाँ पर क्या है T2 माइनस T1 होगा, तो T2 क्या है यहाँ पर 313 है माइनस 303। इस इक्वेशन को क्या है सॉल्व कर लेंगे, तो देखो K से K कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 10 बचेगा, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या है log 2 बचेगा, यहाँ पर क्या आएगा log 2 इज इक्वल टू में EA, और जब आप 2.303 को 8.314 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा 19.147। देखो और भी बड़ी डिजिट होती है बट मैं आगे का लिख नहीं रही, सिर्फ यहीं तक लिख रही हूँ। और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या है 10 आ जाएगा, और ये 313303 मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 94839। अब ये EA आपको कैलकुलेट करना है, तो इसको यहाँ रखते हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ को इधर ले जाते हैं। log 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई में, ये यहाँ पर डिवीज़न में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा 19.147, और ये भी मल्टीप्लाई में है तो ये भी क्या है सॉरी डिवीज़न में मल्टीप्लाई में चला जाएगा 94839, और क्या आएगा यहाँ पर डिवीज़न में 10 आ जाएगा इज इक्वल टू में EA। और जब आप ये पूरा सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी ये आएगी बड़ी वैल्यू आएगी यहाँ पर भी, बट मैं सिर्फ 5 डिजिट तक ही इसको रखूँगी नंबर्स को, बाकी नहीं लिखे हैं मैंने।
476 इतना समथिंग कुछ आएगा। तो ये किस में आई है, यहाँ पर जो हमने आर लिया था वो किस में लिया था, जूल पर मोल में था। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी है ये भी क्या है, जूल पर मोल में है। तो देखो ये वैल्यू तो किस में आई है, जूल पर मोल में। इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, पहले चेंज करना पड़ेगा किलो जूल में, फिर किलो कैलोरी पर मोल में करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर ये इसको किलो जूल में चेंज करने के लिए 1000 से क्या कर देंगे भाई, डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 54.476 किलो जूल पर मोल। ओके, अब 1 किलो जूल जो होता है, 1 किलो जूल किसके इक्वल होता है, 0.239 किलो कैलोरी के इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। तो यही करेंगे, 2.39 यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 54.476 और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में 0.239 किलो कैलोरी, और पर मोल तो यहाँ पर था ही ऑलरेडी। और जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, ये 13 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में, ये ज़्यादातर क्वेश्चन ना आज के क्लास के 2018 और 21 के हैं, ये भी 2018 का ही क्वेश्चन है। अब इसमें ना मेल और फीमेल शिफ्ट दोनों के मिले हुए हैं, इसलिए 18 वाले ज़्यादा भी लग सकते हैं। और 21 में जो है वो मेल और फीमेल शिफ्ट के लिए एक ही पेपर था, बट 2018 में वो अलग अलग हुए थे। तो इस वजह से क्या है, जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है फिर वो भी 18 वाले ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये हम कैसे करेंगे, क्या दिया हुआ है आपको, द केमिकल रिएक्शन 2O3 ओजोन दिया हुआ है, यहाँ पर किस में चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन में, प्रोसीड्स एज, यहाँ पर ये रिएक्शन दिखाई हुई है कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, बट ये बन रहा है ऐसे। पहले ओजोन से क्या हो रहा है, O2 प्लस में यहाँ पर क्या है, ये ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन बन रहा है, ये फास्ट रिएक्शन है। और ये क्या है यहाँ पर, फिर ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये ओजोन के साथ अगेन रिएक्शन कर रहा है, फिर यहाँ पर क्या है भी, ऑक्सीजन गैस बन रही है। तो इस रिएक्शन के लिए यहाँ पर क्या है, आपको रेट लो एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है कि कौन सा करेक्ट आएगा। तो देखो ये रेट लो एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके लिए, अब देखो ये तो आपको पता ही है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो कौन सा होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है। जो भी रिएक्शन में स्लो स्टेप होता है वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बनेगा। बट देखो यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये जो आपको एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं ना, देखो ये जो यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म्स दी हुई है किसकी है, ओजोन की। ओजोन चलो मेन रिएक्शन में है, यहाँ पर क्या है, ओजोन O2 ये भी मेन रिएक्शन में है। यहाँ पर देखो ओजोन प्लस O2 ये भी मेन रिएक्शन में है, ये भी क्या है, मेन रिएक्शन में है। यानी कि इस नेसेंट ऑक्सीजन का तो यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया हुआ ही नहीं है, यानी कि जो रेट कॉन्स्टेंट लिखा है, स्लोएस्ट स्टेप क्या है, ये है। तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या है, यहाँ पर ये ओजोन क्या है, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ओजोन नहीं भाई सॉरी, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये यहाँ पर एज ए रिएक्टेंट है। और रेट लो एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं किसका, कंसंट्रेशन का, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का। तो यहाँ पर तो क्या है, ये ओजोन है, और सॉरी ओजोन नहीं है, ये बार बार ओजोन माइंड में आ रहा है, ये क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन है। बट यहाँ पर जो रेट लो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें तो कहीं पे ये नेसेंट ऑक्सीजन यूज़ ही नहीं हो रही है। तो देखो फिर कैसे करेंगे ये क्वेश्चन को, कैसे करना है, देखो ये तो आपको पता चल गया, ये क्या है भी, यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्या है ये आपके पास, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लोएस्ट रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, रेट लिखना है, क्या करना है अभी, रेट लिखना है। इस वाली इक्वेशन के लिए तो केसी लिखोगे, क्या करना है, केसी लिखोगे, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम हो रहा है ना, तो केसी का एक्सप्रेशन कैसा होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट अपोन में क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो वही लिखेंगे। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए जो केसी आएगा वो क्या होगा, O2 की कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, और साथ में यहाँ पर O3 की कंसंट्रेशन। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, क्योंकि रेट लो एक्सप्रेशन में यही तो नहीं है। अब ये दोनों रिएक्शन में कॉमन क्या है, यही कॉमन है, तो यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, Kc, ये मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, तो ये बन गया Kc, और ये O3 मल्टीप्लाई में, फिर ये क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या है अभी, न्यूमरेटर में था, तो ये क्या है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा डिवीज़न में, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, O2 की कंसंट्रेशन। इतनी बात आई समझ में। ये क्या है, सिर्फ Kc का हमने क्या लिखा है, कंसंट्रेशन सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा था, और फिर उसके बाद उसको क्या करके रीअरेंज किया है, और हमने यहाँ पर ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट किया है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, Kc O3 की कंसंट्रेशन, और यहाँ पर O2 -1 लिख सकते हैं ना, ऊपर चला गया तो -1 लिख सकते हैं। अब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो रेट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, रेट इज इक्वल टू में K, क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन लिखते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स किसकी लिखते हैं, रिएक्टेंट वाली,
तो ऑक्सीजन मतलब नेसेंट ऑक्सीजन, और ये ओजोन की वैल्यू मतलब ओजोन की कंसंट्रेशन, ये आ गया, ये रेट लो एक्सप्रेशन आ गया इस वाली रिएक्शन के लिए, ये रेट एक्सप्रेशन बन गया भाई। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को यहाँ पर पुट कर सकते हो, यहाँ पर पुट कर दो तो ये क्या है Kc, ये K, और साथ में क्या आ जाएगा O3 की कंसंट्रेशन, ये वैल्यू है ना ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन नेसेंट ऑक्सीजन की, और ये O2 -1, और यहाँ पर क्या है ये अगेन O3 की कंसंट्रेशन ये वाली, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू पुट कर दी और ये एज इट इज़। अब ये पूरा मिलके क्या करेंगे एक कांस्टेंट बना लेंगे, ये कांस्टेंट तो ये पूरा एक कांस्टेंट बन गया, तो यहाँ पर ये K ओजोन की कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है ये O2 की कंसंट्रेशन की पावर -1। अब ये क्या आ गया है आपके पास रेट लो एक्सप्रेशन आ गया है फॉर दिस रिएक्शन, ये जो आप यहाँ पर आपको दी हुई है। कौन से ऑप्शन में आपको सेम दिख रहा है ये वाला जो हमने अभी कैलकुलेट किया है सॉल्व किया है ऑप्शन नंबर बी में, तो यही क्या इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 10, ये भी 2018 का ही क्वेश्चन है। अगेन ये मेल फीमेल शिफ्ट के कंबाइन क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में भी नेक्स्ट पार्ट में भी जब हम डिस्कस करेंगे ना तो देखना उसमें आपको 2018 के भी मिलेंगे, 21 के भी क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं अभी, वो थोड़े अलग टॉपिक के हैं इसलिए उनको हम कल की क्लास में मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या है देखो ये क्वेश्चन, टेम्परेचर जंप रिलैक्सेशन मेथड इज़ यूज टू स्टडी। यहाँ पर टेम्परेचर जंप रिलैक्सेशन एक मेथड होता है, ये कौन से टाइप के रिएक्शंस को स्टडी करने में यूज़ होता है ये आपको बताना है। तो देखो ऑप्शंस क्या है, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शंस, मॉडरेट रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो देखो जब आप 12th क्लास में जब आप 12th क्लास में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हो तो उसके इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको दिया हुआ है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती है कैसी, फास्ट, स्लो और मॉडरेट। स्लो वो होती है जिनमें क्या है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मॉडरेट नहीं यानी कि ना बहुत जल्दी हो रही है ना स्लो हो रही है। फास्ट क्या होती है जो इंस्टेंट हो जाती है यानी कि जिनको रिएक्शंस को होने में क्या है बहुत ही कम टाइम लग रहा है, वो क्या होती है फास्ट रिएक्शंस होती है। तो यहाँ पर ये जो टाइप बनेगा वो कौन से टाइप का मतलब ये जो मेथड है ये कौन सी टाइप्स की रिएक्शन को स्टडी करने के लिए, फास्ट रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो क्या है अभी ऑप्शन नंबर ए है। अब ये जो फास्ट रिएक्शंस होती है ना ये शॉर्ट टाइम में क्या है कंप्लीट हो जाती है, और इनमें क्या होता है यानी कि लेस देन 1 पिकोसेकंड टाइम लगता है इनमें, यानी कि 1 पिकोसेकंड से भी कम टाइम में ही ये रिएक्शंस क्या हैं कंप्लीट हो जाती हैं। और फास्ट रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं। और जैसे फास्ट रिएक्शन का देखो एक एग्जांपल हम ये कंसीडर कर सकते हैं, स्ट्राइकिंग ऑफ अ मैच स्टिक। जो मैच स्टिक्स होती है आप जब उसको मैच बॉक्स पे क्या करते हो स्ट्राइक करते हो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपने अब स्ट्राइक किया है तो 5 मिनट बाद बर्न होगी मैच स्टिक, या फिर उसके बाद में कल बर्न होगी, ऐसा तो नहीं होता ना, इंस्टेंट होती है। आपने रब किया उसको स्ट्राइक किया सरफेस पे, और सरफेस पे स्ट्राइक करते क्या होता है इंस्टेंट रिएक्शंस होती है, इंस्टेंट रिएक्शन होगी। तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि ये क्या है फास्ट रिएक्शन है। अब यहाँ पर जो फास्ट रिएक्शंस होती है देखो कौन कौन से मेथड से हम इनको स्टडी कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हम 3 मेथड्स देखते हैं, फ्लो मेथड देखते हैं, रिलैक्सेशन मेथड होता है एक फास्ट रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए, और एक होता है फ्लैश फोटोलिसिस। एक क्या होता है अभी फ्लैश फोटोलिसिस मेथड होता है। ये तीनों ही मेथड किसके लिए यूज़ करते हैं भाई हम ये यूज़ करते हैं फास्ट रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए। अब यहाँ पर जो ये रिलैक्सेशन मेथड है ना इसमें भी फिर फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, यानी कि अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे यहाँ पर हम क्या है फास्ट रिएक्शंस को स्टडी कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं देखो, रिलैक्सेशन मेथड में प्रेशर जंप होता है, एक तो क्या होता है प्रेशर जंप मेथड होता है, और दूसरा क्या बोल सकते हो आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड जंप मेथड होता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जंप मेथड। और थर्ड क्या होता है जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है टेम्परेचर जंप रिलैक्सेशन मेथड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है अभी ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया 2018 का ही क्वेश्चन है। और यहीं पे हम आज के सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो और आज के जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं फॉर दिस चैप्टर आपको समझ में आए हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तो और क्वेश्चंस के साथ, तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना।